नमस्कार। संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकसभा में चर्चा का कल समापन हो गया। चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह के भाषण को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लगभग सवा घंटे का भाषण दिया और उस सवा घंटे के भाषण में उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे। कुछ मामलों में उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार और खास तौर से कांग्रेस की सरकार की आलोचना भी की, कुछ अपनी उपलब्धियां गिनाई। कई चीजों पर ऐसा लगा कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। राजनाथ सिंह के भाषण को आप इंप्रेसिव भले ही न माने, लेकिन तथ्यपरक तो था ही। और उस भाषण को आप कम से कम एक ठीक ठाक स्तर का भाषण तो कह ही सकते हैं। राजनाथ सिंह के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने डिबेट की शुरुआत की और वो इस विषय पर बोलने वाली लोकसभा में दूसरी वक्ता थी। बड़ा ताज्जुब लगा प्रियंका गांधी की बात सुन करके, जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को तो छोड़ो, लेकिन जितनी ज्यादा निराशा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को लोगों को हुई होगी, उसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। और एक बड़ी मुसीबत भी है उनके लिए कि वो उनके भाषण की आलोचना भी नहीं कर सकते और उससे वो कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकते। प्रियंका गांधी जिनके विषय में एक सामान्य अवधारणा ये थी कि वो राजनीति में आएंगी तो राजनीति को बिल्कुल बदल देंगी, कांग्रेस के लिए वो बहुत अच्छी नेता साबित होंगी। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये अगर आप उनका भाषण देखें तो बड़ा मुश्किल था ये समझना कि जो डिबेट हो रही है, यद्यपि वो पहली बार की सांसद हैं और उनका शायद ये पहला स्पीच भी था लोकसभा के अंदर, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अनुभव की कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी राजनीति का थोड़ा बहुत भी जानकार अगर आदमी होगा तो वो इससे ज्यादा अच्छी बातचीत संविधान के विषय में किसी नुक्कड़ पर बैठकर कर सकता है, किसी चाय की दुकान पर बैठकर कर सकता है, जिस तरह की स्पीच प्रियंका गांधी ने दी। प्रियंका गांधी को वास्तव में तो जिस तरह से राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी की चर्चा की, फर्स्ट अमेंडमेंट की चर्चा की, 39th अमेंडमेंट की चर्चा की, 42nd अमेंडमेंट की चर्चा की, ऐसे कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उनकी चर्चा की। और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उस दुर्भावना को बताया जिसके तहत ये सारे संविधान संशोधन किए गए थे। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने चर्चा शुरू की तो वो एक भी आर्टिकल का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, एक भी संविधान संशोधन का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया जिसमें वो ये साबित कर पाती कि वर्तमान सरकार ने और खासतौर से मोदी सरकार ने किसी दुर्भावना के तहत संविधान में कोई संशोधन किया हो। बल्कि राजनाथ सिंह ने और बाकी की पूरी जो डिबेट हुई, अभी मैं केवल प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं, तो मैं राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की ही बात करूंगा। राजनाथ सिंह ने जब 370 को हटाने की बात की तो उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी होने का और अविभाज्य भारत का समर्थक होने का प्रमाण दिया। जब उन्होंने आरक्षण को लेकर के बातचीत की तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस, जिसमें कि सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया, उसकी बात की। उन्होंने ओबीसी को के आरक्षण की जब बात की तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की। इस तरह से कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए। लेकिन पूरा विपक्ष और खास तौर से प्रियंका गांधी के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कांग्रेस के बहुत ही साधारण स्तर के नेताओं द्वारा आमतौर पर जिसे सड़क छाप भाषा कहा जाना चाहिए, उस सड़क छाप भाषा में दिए गए भाषणों से कुछ भी अलग कहा जा सके। अब प्रियंका गांधी के भाषण में कुछ चीजें थी। उन्होंने संवाद की चर्चा की कि संसद में पहले संवाद होता था और संवाद हमारे देश की प्राचीन परंपरा है और उस प्राचीन परंपरा में हमारे
सभी धर्मों में संवाद होता था। तो धर्मों में संवाद होने की बात जब आती है तो उसका मतलब होता है शास्त्रार्थ होना। और शास्त्रार्थ भारत में सनातन धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में होता हो, ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते आमतौर पर। हो सकता है थोड़ा बहुत होता हो, लेकिन आमतौर पर ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। अगर मैं भारत के ही कुछ अन्य धर्मों की बात करें जहां जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है, तो अगर हम बौद्धों की बात करें तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उन पर अगर आप कोई टिप्पणी कर दें तो आपका मतलब हो सकता है कि बौद्ध धर्म के अंदर से ही कोई टिप्पणी हो, तो उसमें एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सिखों की अगर बात की जाए तो क्या कोई भी व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब पर या गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई किसी भी बात पर किसी तरह की कोई समीक्षा या टिप्पणी करने की स्थिति में है? जैनों में हो सकता थोड़ा बहुत हो। अब आ जाइए आप विदेशी धर्मों पर, तो मुझे लगता है कि बाइबल की भी अगर आप समीक्षा करने बैठे या उस पर कोई टिप्पणी करें तो आमतौर पर समस्याएं खड़ी होती रही हैं। और चूंकि बाइबल को लेकर के तो बहुत सारी कहानियां हैं। आप गैलीलियो का उदाहरण ले सकते हैं, आप सुकरात का उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। तो मतलब उनके ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उससे इतर आप बात नहीं कर सकते। और इस्लाम जो कि दुनिया का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रूढ़ ग्रंथ है, एक रूढ़ धर्म है, जिसमें आप एक कॉमा फुल स्टॉप पर भी बात नहीं कर सकते। तो सिवा एक सनातन धर्म के आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उनके धर्म ग्रंथों पर, उनके शास्त्रों पर किसी तरह की कोई चर्चा कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों में, इस्लाम में, अब चूंकि केवल इस्लाम बोलती तो दिक्कत हो सकती, तो उन्होंने इस्लाम के साथ साथ सूफी और जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जैन, बौद्ध, सिख, कई सारे धर्मों की बात की कि इनमें चर्चा की परंपरा थी। मैं क्या चर्चा की परंपरा थी? आप एक धर्म का प्रचार करने निकल जाएं तो उसे चर्चा नहीं कहते हैं। आप अपने धर्म की तारीफ करें तो उसको चर्चा नहीं कहते हैं। चर्चा कहते हैं शास्त्रार्थ को, और शास्त्रार्थ की हिम्मत सनातन को छोड़ करके किसी धर्म के किसी व्यक्ति में अपने धर्म के प्रति करने की नहीं है। तो यहां से उन्होंने गलतियों की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात बोली जो कानून व्यवस्था को लेकर के थी। यद्यपि संविधान से उसका कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें स्कोर सेटल करना था और फिर बहन तो राहुल गांधी की ही है, तो उन्होंने उन्नाव का उदाहरण दिया। उन्होंने आगरा में वो अभी एक लड़का वाल्मीकि, क्या नाम था शायद, अरुण वाल्मीकि, उसके साथ पुलिस का कुछ मसला हो गया तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया। इसके बाद उन्होंने संभल में कहा कि अदनान नाम का कोई लड़का था तो उसको पुलिस ने गोली मार दी। मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी सरकार ये बात कह चुकी है कि पुलिस की गोली से वहां पर कोई भी नहीं मरा है, और संसद में खड़े होकर के जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उसको पुलिस ने गोली मार दी, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देना चाहिए, यदि यह बात सत्य है कि वो पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो यहां पर एक और बात ध्यान देने की है कि वो न तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में हुई घटनाओं का जिक्र करती हैं, ना वो पश्चिम बंगाल में जो अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पर एक मुस्लिम नेता था और उसका एक प्रॉपर रैकेट था इस तरह का। वो वहां जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ जातियां की जाती थी उसका उन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया। अगर आपको जिक्र करना ही था तो उसका भी करना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने एक लेटरल एंट्री की बात की। तो भाई लेटरल एंट्री की अगर आप बात करते हो तो यह भी बताना चाहिए कि लेटरल एंट्री की शुरुआत किसने की। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बात आधी अधूरी बताओ। सही है कि लेटरल एंट्री मोदी सरकार करने जा रही थी और उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लेटरल एंट्री का प्रावधान किसकी सरकार में हुआ?
और उस सरकार ने उसमें आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? तो तब तो तुम्हारी मां की सरकार थी, वो तो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना रखी थी ना, तो उस नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने ही ये प्रावधान दिया था कि आप लेटरल एंट्री कर सकते हो और उसमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने जाति गणना की बात की। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में जाति गणना को लेकर के कहा कि हाँ ये होना चाहिए, तो संभव है कि आने वाली जनगणना में जातीय गणना का प्रावधान रखा जाए। अभी भविष्य के गर्भ में है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर ज्यादा मुझे टिप्पणी करनी भी नहीं है। इसके बाद बात आती है इमरजेंसी की। तो जब राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी की बात की तो प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया कि आप बात करते हैं 1900 इसकी 1900 इसकी, तो भाई आप इतिहास में क्यों जाते हैं? और इतिहास में जाते हैं तो आप उससे सीखिए। भाई क्या सीखना है? कौन सी ऐसी ज्यादती कर दी वर्तमान सरकार ने? कौन से ऐसे कानून में संशोधन कर दिए? कौन से ऐसे संविधान संशोधन कर दिए? किसको अनैतिक रूप से दबा दिया जिसके लिए कि उनको किसी से माफी मांगनी चाहिए? तो कम से कम कुछ तर्क तो रखने चाहिए। आप ये तो मान रहे हैं कि हाँ वो गलती हुई, जब आप ये कहते हैं कि आप उससे सीखिए, तो भाई सीखना आपको है, ना कि बीजेपी को सीखना है। तो आप बीजेपी को सिखा रहे हैं तो आप उदाहरण भी बताइए कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन कर दिया, कौन से संविधान के विरुद्ध ऐसा कार्य कर दिया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने महिला आरक्षण की बात की। तो अब उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का आप सिगूफा लेकर के आए हैं, आरक्षण के लिए आपने बिल पास करा दिया, लेकिन आप 10 साल बाद देंगे। तो पहली बात तो यह है कि 10 साल की कोई बात नहीं है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात है, वो जनगणना के उपरांत जो नया परिसीमन होगा पूरे भारत की लोकसभा और सभी विधानसभाओं का, उसमें महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो आप उसे 10 साल बता रहे हो, चलो मान लिया कि आपकी बात ही मान ली। तो भाई एक बिल आप भी लेकर के आए थे और आपके परम सहयोगी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक नेता, जहां तक मुझे याद है उसका नाम राजनीति प्रसाद था, उसने उस बिल को स्पीकर के हाथ से या मिनिस्टर के हाथ से छीन लिया था और उसे फाड़ करके फेंक दिया था। उसके बाद आपकी सरकार कई सालों तक चलती रही, आप संसद में उस तरह का बिल लेकर के क्यों नहीं आए? भाई एक बार फाड़ दिया था, अगले दिन ले आते। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार उसने संसद में बिल फाड़ के फेंक दिया तो आप उसको दोबारा ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? तो दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि ये लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी की मिली भगत थी कि हम बिल लेके आएंगे, तुम फाड़ के फेंक देना, तो बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि हम बिल लेके आए थे और संसद में सहमति नहीं बनी। तो पहले आपको सहमति बनानी चाहिए थी। और कौन था वो राजनीति प्रसाद? और कौन थे वो लालू प्रसाद यादव? कौन थी वो पार्टी? वो पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी थी, वो यूपीए का हिस्सा थी। शर्म आनी चाहिए आपको कम से कम। इसके बाद उन्होंने अपने भाई की लाइन पकड़ ली और वो अडानी के मुद्दे पे आ गई। अब उन्होंने कहा कि आपने भारत के सारे रिसोर्सेज एक आदमी को दे रहे हैं और इस बातचीत में आपको यह भी होश नहीं रहा कि आप जिस राज्य का नाम लेने जा रहे हैं, जिस राज्य का आप नाम ले रहे हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश का नाम लिया और आपने कहा कि वहां पर सेव का किसान रो रहा है। तो भाई सेव का किसान रो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हटाइए सुक्खू को, अगर वो कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। क्यों ऐसे निकम्मे आदमी को आपने वहां पर सीएम बना के रखा हुआ है? तो जवाब तो कांग्रेस को देना है ना। आप सफाई में आप कह रहे हो कि नहीं वो हमारे समय वो नहीं दिए गए, ठीक मान लिया आपके समय में नहीं दिए गए। आप कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए, तो अडानी को कोल्ड स्टोरेज कोई दान में थोड़ी दे दिए गए। अडानी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है ना। आप भी दूसरे लोगों को लेकर के आइए, इन्वेस्टमेंट करवाइए, नई पॉलिसी लाइए, आप वहां पर खोलिए ना नए कोल्ड स्टोरेज। कोई ऐसा तो है नहीं कि नए कोल्ड स्टोरेज खोलने पे वहां कोई प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपकी सरकार पॉलिसी तो लेकर के आए कम से कम। तो आपने जनता को मूर्ख समझ रखा है। आपको लगता है कि हम जो बोल देंगे और जो हमारे चाटुकार टाइप के लोग हैं वो उसे इको कर देंगे समाज में और पूरा समाज उसको मान लेगा। वो चाटुकारिता का जमाना गया। अब हर आदमी बैठ के समीक्षा करता, मैं भी बैठ के समीक्षा कर रहा हूं। इसके बाद आपने ईवीएम से छेड़छाड़ की बात शुरू कर दी।
भाई ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, आप ऐसा कहते हैं, मैंने स्वीकार कर लिया। सरकार ईवीएम से चुनाव कराने पर आमादा है। आप इस बात के प्रमाण जुटाइए और उसको लेकर के कोर्ट में जाइए। कोर्ट में आप साबित कर दीजिए कि ईवीएम टेम्पर हो सकती है और ईवीएम टेम्पर होती है। सरकार नहीं मान रही, आप कोर्ट से रोक लगवा लीजिए। तो आपके पास प्रमाण तो है नहीं। लेकिन समस्या यह है कि आप अपनी हार का कारण नहीं ढूंढना चाहते हैं। कारण इसलिए नहीं ढूंढना चाहते हैं कि जब आप हार का कारण ढूंढने जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका भाई राहुल गांधी, जो कि करीब करीब मूर्ख है, वो जिस तरीके की भाषणबाजी करता है, जिस तरीके की बयानबाजी करता है, जिन नीतियों पर पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, उसमें बहुत कम संभावना है आपकी पार्टी के चुनाव जीतने की। कभी कोई मुद्दा ऐसा आ जाएगा जहां पर लोग भ्रमित हो जाएंगे, खड़े हो सकते हैं आपके साथ में, लेकिन आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो बात आपके परिवार पर आ जाएगी, आंच आपके परिवार तक पहुंच जाएगी। तो आप परिवार को बचाने के लिए पूरे देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं ईवीएम का नाम लेकर के। क्यों नहीं आप चुनाव आयोग की उस, जो चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था, आपने क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? आप टेम्पर करके दिखाते। आप ऑनलाइन टेम्पर कर सकते हैं, ऑनलाइन करिए। कोई दूसरा तरीका है तो वो करके दिखाइए, अगर चुनाव प्रक्रिया में वो तरीका अपनाया जाता हो तो। इसके बाद आपने महाराष्ट्र सरकार का जिक्र किया और हिमाचल सरकार का जिक्र किया कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। राजनीति में हमेशा सरकारें गिराने की कोशिश की जाती है। एक तरीका होता है लोकतांत्रिक और एक तरीका होता है जो तुम्हारे दादी और दादी के पिताजी और तुम्हारे पिताजी यूज करते रहे, कि 356 लगा करके सरकारों को बर्खास्त कर देते रहे, जिसे तानाशाही रवैया कहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ 2019 में, शिवसेना और भाजपा मिलकर के चुनाव लड़े, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़े। कांग्रेस और एनसीपी मिलाकर के 100 सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुए। शिवसेना और भाजपा की मिलाकर के 170 या 160 सीटें थी, बाकी उनके कुछ और एलाइज थे, तो उनको मिलाकर के उनकी संख्या 170 से ऊपर थी। बहुमत उनके पास था। एक आदमी की जिद ने सरकार नहीं बनने दी और वो उन लोगों के साथ जाकर के मिल गया जिनके खिलाफ चुनाव जीत करके आया था। तो जनादेश का अपमान किसने किया था? उद्धव ठाकरे ने या बीजेपी ने? इसके बाद जब आपने सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को कंट्रोल में नहीं रख पाया, उसकी पार्टी उसके विरुद्ध चली गई और वापस उसने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। तो क्या महाराष्ट्र में हो गया भाई? और फिर ऐसे निकम्मे आदमी के साथ क्या रहना, जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी ने संभाल पाए। तो ये तो हो गया महाराष्ट्र का। अगर उससे पुरानी बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो हुआ क्या था? लोगों ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़ करके चुनाव जीत करके वो विधानसभा में पहुंचे थे, तब उन्होंने अपनी सरकारें बनाई थी। कोई सरकार बर्खास्त करके जबरदस्ती अपनी सरकार नहीं बना ली थी। कोई रोमेश भंडारी वाला काम नहीं किया था कि एक बहुमत साबित कर चुकी सरकार को केवल यह कह दिया कि मुझको लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और उस सरकार को बर्खास्त करके तुरंत दूसरे 1 घंटे के अंदर दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया था। शर्म तो आपको आनी चाहिए। तो ये जो मुद्दे उठाए गए, जो मैंने बात की, इन मुद्दों में से किसी एक आध को छोड़ दें, वैसे तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो संविधान से सीधे मतलब रखता हो। तो आप संविधान पर बहस कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहते, और जिन बातों को लेकर के आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद का कौन सा दुरुपयोग कर दिया या वायलेट कर दिया। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पे। बाकी कांग्रेस के तो वक्ता जिस तरह के थे, जैसे उन्होंने वक्ता चुने, मुझे लगता है कि जो सड़कों पर लोगों के बीच में गाली गलौज टाइप होती है, उनके बीच में जो बहस होती है, उस तरीके के उन लोगों के भाषण थे, उससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। शब्दों की मर्यादा होती है संसद में, तो बस उसको आप चाहे जो कुछ मान लीजिए। इसके बाद राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का ज्ञान तो भाई एक अलग ही दुनिया का, वो इस गोला का प्राणी नहीं है, वो दूसरे गोले से आया है।
तो राहुल गांधी जो कि तरह-तरह की चीज़ें अक्सर लेके आया करते हैं, कभी वो अभय मुद्रा पे ज्ञान देते हैं, कभी वो तपस्या पे ज्ञान देते हैं। अब उनका तपस्या पे नया ज्ञान था, तो तपस्या पे उनका नया ज्ञान कौन-सा वाला था, उसको अगर आप सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक 10-12 साल का बच्चा भी होगा, तो वो भी हँस पड़ेगा। एक श्लोक है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो उसकी जो इतनी लाइन है तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो राहुल गांधी की अगर आप तपस्या वाले ज्ञान को सुनोगे, तो जो चुटकुलों में लोग यूज करते हैं जब इस लाइन को, तो वो उसका जो अर्थ निकालते हैं। तो वो कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास जाता हूँ। शंभू शिखर एक कवि हैं, वो अक्सर अपने जब काव्य पाठ करने जाते हैं, तो मतलब एक चुटकुले के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो राहुल गांधी का तपस्या पे ये ज्ञान है। तपस्या एक बहुत बड़ा शब्द है। तपस्या का अर्थ होता है आत्मसंयम। तपस्या का अर्थ होता है वैराग्य। अब राहुल गांधी को वैराग्य समझाना तो कठिन है, तो उसे तपस्या नहीं समझ में आती तो वैराग्य कहां से समझ में आएगा। तपस्या का अर्थ होता है अचेतन या अवचेतन में प्रवेश। लेकिन राहुल गांधी के लिए तपस्या का अर्थ होता है शरीर के ताप को बढ़ाना, यानी कि शरीर में गर्मी उत्पन्न करना उस आदमी के लिए तपस्या का अर्थ है। तो बाकी की आप उसकी बुद्धि का या उसको ज्ञान देने वालों की बुद्धि का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस आदमी को भारतीय परंपराओं, भारतीय रीति रिवाजों और भारतीयता का कितना ज्ञान होगा, जिस आदमी को तपस्या का मतलब नहीं पता। तपस्या विश्वामित्र ने की थी। एक क्षत्रिय से वो ऋषि हो गए। तपस्या ध्रुव ने की थी। मुझे लगता है कि भारत में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, कम से कम उत्तर भारत में तो नहीं होगा, जो ध्रुव के बारे में न जानता हो। उसे तपस्या कहते हैं। शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए शिलाजीत भी आता है, और मुझे लगता है राहुल गांधी उसी से शरीर की गर्मी बढ़ाता है। तो उसे लगता है कि शिलाजीत खाना तपस्या है। तो इस आदमी के विषय में ज्यादा कुछ और कहा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि वो करीब करीब मूर्ख है। और प्रियंका गांधी ने भी अपने पहले भाषण में खुद को राहुल गांधी के समकक्ष ही रखने की कोशिश की है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी अगर संसद की पूरी डिबेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की डिबेट हुई संसद में, उसका ज्यादातर हिस्सा स्तरहीन था, आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ था, तथ्यों का अधिकांशता अभाव था। लेकिन फिर भी मैं राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू और तेजस्वी सूर्या, इन 3 लोगों की स्पीच को प्रभावी और तथ्यपरक भी कहूंगा। और अगर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे किसी की स्पीच लगी, यद्यपि वो थोड़ी शॉर्ट रही, तो वो तेजस्वी सूर्या की थी। उनकी स्पीच अंग्रेजी में थी, बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आई होगी, सिवाय उन लोगों के जो अंग्रेजी भाषा को ठीक से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि यही स्पीच उन्होंने हिंदी में इसी टेम्पो और इन्हीं तथ्यों के साथ दी होती, तो आज पूरे मीडिया में तेजस्वी सूर्या की ही बात हो रही होती। बहुत प्रभावी स्पीच थी। मैं तो कहूंगा कि हर आदमी को उनकी उस स्पीच को सुनना चाहिए, क्योंकि इतनी अंग्रेजी तो लगभग आज के समय में अधिकांश लोगों को आती है। आज की वार्ता में इतना ही। आप लोग इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।